नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही सीरियस और संवेदनशील मामले पर बात करने वाले हैं, रानी बाग बस हमला। देखिए, इस केस में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो आधिकारिक रिपोर्ट सामने आई हैं, उनमें बताई गई कहानियों में बहुत बड़ा फासला है। आज मेरा मकसद किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक निष्पक्ष नजरिए से सिर्फ और सिर्फ सबूतों और दोनों पक्षों के दावों को आपके सामने रखना है। तो बिना वक्त गंवाए सीधे इस मामले की गहराई में चलते हैं। आज के इस पूरे विश्लेषण को हमने 4 साफ सुथरे हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे 12 मई की घटना के पक्के तथ्यों से, फिर बात करेंगे पीड़िता के आरोपों की, उसके बाद देखेंगे कि पुलिस की जांच क्या दावे कर रही है और आखिर में जानेंगे कि अब तक इस मामले में क्या कानूनी कार्रवाई हुई है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, 12 मई की घटना। अब देखिए, भले ही आगे चलकर इस केस में बयानों का कितना भी विरोधाभास क्यों ना हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है। ये घटना 12 मई को एकदम तड़के यानी अर्ली मॉर्निंग हुई। इसके ठीक बाद एक पीसीआर कॉल की गई, जिससे पुलिस को सबसे पहली खबर मिली, और फिर उसी दिन शिकायतकर्ता की मेडिकल जांच भी पूरी कर ली गई। ये इस पूरे केस का वो मजबूत टाइमलाइन है जो बिल्कुल फिक्स है। इस पूरी घटना में आखिर शामिल लोग कौन हैं? ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता एक शादीशुदा महिला है जिनके 3 बच्चे हैं और वो उस वक्त अपने काम से लौट रही थी। दूसरी तरफ 2 आरोपी हैं, उमेश और रमेंद्र। ये दोनों ही मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं और जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त रमेंद्र उस प्राइवेट बस को चला रहा था। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम देखेंगे कि पीड़िता ने अपनी फॉर्मल शिकायत में असल में आरोप क्या लगाए हैं। महिला के बयान के मुताबिक उस रात जो हुआ वो बहुत ही खौफनाक था। उन्होंने बताया कि वो सरस्वती विहार बस स्टैंड पहुंची थीं। वहां बस के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था जिससे उन्होंने सिर्फ समय पूछा, और उनका सीधा आरोप है कि उस आदमी ने उन्हें जबरदस्ती उनकी मर्जी के खिलाफ बस के अंदर खींच लिया। इसके बाद जैसे जैसे बस नांगलोई की तरफ आगे बढ़ी, ड्राइवर और कंडक्टर ने मिलकर कथित तौर पर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। अब आते हैं इस केस के सबसे उलझे हुए यानी तीसरे हिस्से पर। पुलिस की जो शुरुआती जांच है उसमें एकदम ही अलग दावे सामने आ रहे हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। महिला का साफ कहना है कि उन्हें जबरन बस में खींचा गया, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की थियरी इसके एकदम उलट है। पुलिस का दावा है कि महिला अपनी मर्जी से बस में चढ़ी थी, और वो भी यौन सेवाएं यानी सेक्सुअल सर्विसेज देने के एक पहले से तय समझौते के तहत। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला विरोधाभास है। और सिर्फ बस में चढ़ने को लेकर ही नहीं, बल्कि विवाद शुरू कैसे हुआ, इस पर भी दोनों की बातें बिल्कुल मैच नहीं करती। महिला का कहना है कि ये हमला बिना किसी उकसावे के अचानक किया गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि झगड़े की असली वजह पैसों का लेन देन था। पुलिस के मुताबिक सर्विस के बदले जो पैसे तय हुए थे, आरोपियों ने उसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही दिया, पूरा पेमेंट नहीं किया, और इसी बात पर विवाद इतना बढ़ गया। आप समझ सकते हैं कि ये दोनों कहानियां एक दूसरे से कितनी अलग हैं। लेकिन रुकिए, मामले को और उलझाने वाली एक डिटेल अभी बाकी है। जांच में ये बात सामने आई है कि घटना के बाद महिला ने जो पीसीआर कॉल की थी वो असल में आरोपियों में से ही एक के मोबाइल फोन से की गई थी। जी हाँ, एक तरफ इतने गंभीर आरोप और दूसरी तरफ एक आरोपी के ही फोन से पुलिस को कॉल किया जाना, ये एक ऐसा डिजिटल एविडेंस है जो मामले की जटिलता को कहीं ज्यादा बढ़ा देता है। खैर, इन सब दावों और पहेलियों के बीच आखिर सिस्टम ने एक्शन क्या लिया? आइए अपने चौथे और आखिरी हिस्से में कानूनी कार्रवाई पर नजर डालते हैं। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिल्कुल देरी नहीं की। रानीबाग पुलिस स्टेशन में तुरंत एक एफआईआर दर्ज की गई। इसके फौरन बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों उमेश और रमेंद्र को अरेस्ट कर लिया गया। इतना ही नहीं, जिस प्राइवेट बस में ये सब हुआ उसे भी फोरेंसिक जांच के लिए तुरंत सीज कर दिया गया, ताकि सबूतों को सुरक्षित रखा जा सके। भले ही शुरुआती बयानों में कितनी भी अलग अलग कहानियां क्यों न हों, लेकिन जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें कोई नरमी नहीं बरती गई है। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की बेहद सख्त धाराएं, जैसे बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और समान इरादा यानी कॉमन इंटेंशन, इस एफआईआर में शामिल की गई हैं। ये साफ दिखाता है कि कानून की नज़र में ये आरोप कितने संगीन हैं और जांच के इस शुरुआती स्तर पर कोई कोताही नहीं बरती जा रही है।
तो दोस्तों, इस पूरी केस के फैक्ट्स को देखने के बाद हम एक बहुत ही गहरे मोड़ पर आ खड़े होते हैं। जब शुरुआती बयानों में ही जमीन आसमान का अंतर हो, तो सच्चाई तक पहुंचना किसी भूल भुलैया से कम नहीं होता। ऐसे में ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस तरह के गहरे विरोधाभास पूर्ण और निष्पक्ष न्याय मिलने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने और तथ्यों को गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।